हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर। अमीना कोई नंबर इमेजिन करती है एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। अब अमीना ने मान लो जो नंबर अज्यूम किया, जो नंबर के बारे में सोचा, वो है मान लो x। अब वो कह रहा है इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है 5/2। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है 5/2। ओके, 5/2 को मैंने यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये रिजल्ट मुझे मिला। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दिया विद द 8। ओके, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड is 3 times the same number she thought of। अब ये जो रिजल्ट हमें मिल रहा है ना, ये जो है रिजल्ट, दिस इज एक्चुअली 3 times द नंबर अमीना थिंक्स ऑफ। तो कितना नंबर उसने अमीना ने थिंक किया था, वो था x। तो ये 3x के बराबर हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर? आपको फाइंड आउट करना है उसने कौन सा नंबर सोचा था, मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये लीनियर इक्वेशन है हैविंग वेरिएबल ऑन द बोथ साइड्स। x यहां पर भी है और x यहां पर भी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में x प्रेजेंट है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट को खोल लो। 8x माइनस 8 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 3x। 8/2 that is for 4. Now 8x minus 4 into 5 हो जाएगा 20 is equal to 3x। 3x को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा और -20 को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3x इज इक्वल टू -20, इधर आके +20 हो जाएगा, तो ये होगा 20। 8x माइनस 3x ये हो गया 5x इज इक्वल टू 20। जो x है दिस इज इक्वल टू, अब x का कोफिशिएंट है 5 जो है वो 20 के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/5 मतलब 4। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पर? 4। सो दिस वाज द नंबर अमीना थॉट ऑफ। सो x की वैल्यू 4 इज द आंसर ऑफ this question. Now we will move on to question number 2. Now in this question, that is the question number 2 of exercise 2.4, a positive number is 5 times another number. Solution इसके लिए, अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 5x। एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 5x, 5 गुना ज्यादा। ओके, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। ठीक है, दोनों में मैं 21 ऐड कर देता हूं। x प्लस 21, 5x प्लस 21, दोनों में मैंने 21 ऐड कर दिया। देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। इनमें से एक नंबर दूसरे का ट्वाइस हो जाएगा। देखो, बड़े वाला नंबर क्या है यहां पर? 5x, पॉजिटिव नंबर है ना, x क्या था? पॉजिटिव नंबर। तो बड़े वाला नंबर क्या होगा? 5x। जब दोनों में मैं 21 ऐड कर दूंगा, तब भी जो 5x वाला नंबर था, मतलब 5x प्लस 21 जो है, ये x प्लस 21 से क्या होगा? बड़ा होगा। और ये कितना बड़ा हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। मतलब इसका ट्वाइस इज इक्वल टू 5x प्लस 21। ओके, What are the numbers? x और 5x मुझे फाइंड आउट करना है। ये कैसे कर सकते हो? x की वैल्यू फाइंड आउट करके फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। अब x वाली टर्म्स एक साइड एंड कांस्टेंट वाली टर्म्स एक साइड। तो क्या करेंगे यहां पर? ये हो जाएगा आपका 5x को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं और 42 को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूं, तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके। तो ये हो जाएगा 2x
माइनस 5x इज इक्वल टू 21 माइनस 42, उधर चला गया, ये हो गया माइनस 42, ठीक है। तो 2x माइनस 5x ये कितना होगा, माइनस 3x इज इक्वल टू 21 माइनस 42, 21 माइनस 42, तो ये कितना होगा, ये होगा माइनस 21। अब माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों साइड और 321 के नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 21/3, 21/3 ये आ जाएगा 7, तो x की वैल्यू आ गई 7 के बराबर। तो अब आपके नंबर क्या बनेंगे, x एंड 5x था, तो एक नंबर हो गया 7, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 दैट इज 35, दैट इज 35। तो ये दो नंबर थे जो कि पूछे गए थे इस क्वेश्चन में। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। Now this is the question number 3 of exercise 2.4. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. देखो कोई भी 2-digit नंबर है, पहले तो हम देख लेते हैं 2-digit नंबर। कोई भी जो 2-digit नंबर है वो इस फॉर्म में होता है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। ये जो x है दिस इज एक्चुअली the tens place and जो y है this is actually the ones place। कोई भी 2-digit नंबर 10x प्लस y की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The sum of the digits of a 2-digit number is 9। अब डिजिट क्या है यहां पर x और y, इन दोनों का सम गिवन है 9, मतलब x प्लस y जो है वो 9 के बराबर है, ठीक है। When we interchange the digits, it is found that the resulting number is greater than original number by 27, ठीक है। पहले तो हम ओरिजिनल नंबर की बात करते हैं। ये दो डिजिट्स हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। अगर x प्लस वाई 9 के बराबर है तो बेटा यहां पर जो y है वो किसके बराबर आना चाहिए, वो 9 माइनस एक्स के बराबर होना चाहिए। इट शुड बी इक्वल टू 9 माइनस एक्स। अब ओरिजिनल नंबर की बात करूं तो ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस वाई, दिस इज द ओरिजिनल नंबर। अब वो कह रहा है कि डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो। डिजिट्स को इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि जो वंस है, वंस प्लेस की जगह डिजिट है वो टेंस प्लेस की जगह आ जाएगा, और जो टेंस प्लेस की जगह डिजिट है वो वंस प्लेस की तरफ चला जाएगा। मतलब जो y है वो x की जगह आ जाएगा और जो x है वो y की जगह आ जाएगा। मतलब डिजिट्स को मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। और जब तुम डिजिट्स को इंटरचेंज करोगे तो जो तुम्हें नया नंबर मिलेगा वो होगा 10y प्लस एक्स, दैट विल बी 10y प्लस एक्स, ठीक है। और वो कह रहा है कि जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करने के बाद जब तुम्हें ये नंबर मिलेगा तो ये जो नंबर होगा ये पहले वाले नंबर से 27 ज्यादा होगा, 27 अमाउंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ये वाला नंबर बड़े वाला है और ये वाला नंबर ओरिजिनल नंबर जो है ये छोटे वाला है। बड़े वाले को छोटे वाले को तुम बड़े वाले में से माइनस कर दो, छोटे वाले को बड़े वाले में से माइनस कर दो, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, वो 27 आएगा, ठीक है। मतलब 10y प्लस एक्स माइनस ऑफ 10x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 27 के बराबर होना चाहिए। ये नया नंबर है और ये ओरिजिनल नंबर है, दोनों में डिफरेंस जो है वो 27 का है। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द 2-digit नंबर। ये जो नंबर था ना 10x प्लस वाई ओरिजिनल नंबर, ये क्या था ये तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब y जो है वो तो 9 माइनस एक्स के बराबर है, क्योंकि इक्वेशन मुझे बनानी है एक ही वेरिएबल के लिए। यहां पर दो वेरिएबल हो गए ना x और y, बट आपको इक्वेशन बनानी है एक ही वेरिएबल के लिए। तो y को मैं x की फॉर्म में पुट कर दूंगा, तो क्या होगा ये 10 y की जगह आ गया 9 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस ऑफ 10x प्लस y की जगह 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो गया 27 के बराबर,
दिस इज इक्वल टू 27। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट्स खोल के इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस 10x प्लस x। अब देखो यहां पर ओके ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ये हो जाएगा 10x प्लस 9 माइनस x। ये क्या होगा आपका 9x प्लस 9, 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो मैं ये इक्वेशन मिल रही है। इसको फर्दर मैं क्या करता हूं, यहां लिख लेता हूं। इसी चीज को यहां पर लिखूंगा आगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो यहां पर अगर तुम माइनस अंदर लेके जाओगे ब्रैकेट में तो ये क्या हो जाएगा -9x और ये -9 हो जाएगा, बिकॉज प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 10x प्लस x माइनस 9x माइनस 9 इज इक्वल टू 27। इसको सिंप्लीफाई किया मैंने। ठीक है, अब देखो यहां पर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, ये 90 माइनस 9 ये हो गया 81। 90 माइनस 9 क्या हो गया 81। ओके, माइनस 10x एंड माइनस 9x ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 19x और एक x बचा रहेगा अभी प्लस x इज इक्वल टू 27। ठीक है, फर्दर 81 माइनस 19x प्लस x ये क्या हो जाएगा माइनस 18x इज इक्वल टू 27। ठीक है, 81 को मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस 18x इज इक्वल टू 27 माइनस 81। 81 को मैं राइट साइड ले गया। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 18x इज इक्वल टू, अब 81 को जब तुम 81 में से 27 माइनस करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4 एंड 6, तो ये हो गया 5। ठीक है, 7 में से 2 गए 5। ठीक है, 54 हो गया। और यहां पर जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, दिस विल बी द नेगेटिव साइन। नेगेटिव नेगेटिव कैंसल आउट, 18x इज इक्वल टू 54। अब 18 जो है वो 54 के नीचे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 54 अपॉन 18 एंड 54 अपॉन 18 मतलब x की वैल्यू क्या आई 3, मतलब x किसके बराबर आ गया 3 के बराबर आ गया। अब देखो अगर मुझे x पता लग गया तो मुझे y की वैल्यू भी पता लग जाएगी, बिकॉज y क्या है 9 माइनस x। ठीक है, तो y कितना होना चाहिए आपका 6 होना चाहिए। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, इधर मैं रब कर देता हूं। ठीक है, x की वैल्यू मुझे पता लग चुकी है, तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3। तो नंबर क्या है बेटा आपके पास 10x, ये आपका ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस y, 10x प्लस y क्या था आपका 9 माइनस x, x क्या है 3, तो 10 इंटू 3 प्लस 9 माइनस 3, 10 इंटू 3 30 प्लस 9 माइनस 3 6, तो ये किसके बराबर हो गया 36 के बराबर हो गया। मतलब जो ओरिजिनल नंबर की बात की जा रही थी, जो ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर था वो क्या है 36। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Now in question number 4 of exercise 2.4, one of the two digits of a 2-digit number is 3 times the other digit. किसी भी 2 डिजिट नंबर के लिए एक डिजिट दूसरे डिजिट से 3 गुना ज्यादा है। वो कोई भी हो सकता है, तुम कोई भी मान सकते हो, वंस पे ले सकते हो, टेंस पे ले सकते हो, जो कि दूसरे से 3 गुना ज्यादा होगा। तो मैं ये मान के चलता हूं टेंस प्लेस पे टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो है मान लो x। टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो है मान लो x। ठीक है, तो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो है इसका 3 गुना, मतलब 3x। तो नंबर क्या बना, नंबर इज 10x प्लस 3x सॉरी 10x प्लस 3x। ठीक है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, अगर मैं इस 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज कर देता हूं, मतलब 3x
टेंस की जगह आ जाएगा एंड जो x है वो वंस की जगह चला जाएगा। तो नंबर क्या मिलेगा आपको 10 इंटू 3x प्लस x। ठीक है, ये आपका क्या है ओरिजिनल नंबर और ये क्या है एक नया नंबर। इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा 30। तो ये हो गया 30x प्लस x। ये क्या बन जाएगा 30x प्लस x। ठीक है, नाउ एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। ये जो रिजल्टिंग नंबर है इसको जब मैं ओरिजिनल नंबर में ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 88। तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, अब दोनों को मैं ऐड करता हूं जिससे मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोनों नंबर्स को ऐड करूं 10x प्लस 3x, ये हो गया ओरिजिनल प्लस न्यू नंबर दैट इज द रिजल्टिंग नंबर 30x प्लस x इज इक्वल टू दोनों का सम क्या है 88। दोनों का सम है 88। ठीक है जी, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40 एंड 44x, ये आ जाएगा आपके पास 44x इज इक्वल टू 88। x इज इक्वल टू 44, 88 के नीचे चला जाएगा 88 अपॉन 44। तो 88 अपॉन 44 इज फॉर 2 बिकॉज 44 इंटू 2 इज फॉर 88। ओके, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो अभी ओरिजिनल नंबर क्या था मेरे पास, ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस 3x। तो x की वैल्यू पुट कर दो यहां पर। ठीक है, तो 10 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। 10 इंटू 2 इज फॉर 20, 3 इंटू 2 इज फॉर 6। तो ये क्या बन गया 26। तो जो नंबर था दैट इज 26। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. So this is the question number 5 of exercise 2.4. Shobo's mother's present age is 6 times Shobo's present age. शोबो की जो प्रेजेंट एज है उससे 6 गुना ज्यादा है शोबो की मदर की एज। मान लो शोबो की जो प्रेजेंट एज है वो है x ईयर्स। शोबो की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स। तो शोबो के माता की एज कितनी होगी, उसके मदर की एज कितनी होगी 6 गुना, मतलब 6x। ये इनकी प्रेजेंट एज है दोनों की, शोबोज एज, शोबोज मदर्स एज। ओके, शोबोज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. स्टेटमेंट में लिखा है कि 5 साल के बाद जो शोबो की एज है वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 हो जाएगा। 5 साल बाद शोबो की एज कितनी होनी चाहिए x प्लस 5। और ये जो शोबो की एज है 5 साल के बाद, दिस इज एक्चुअली 1/3 ऑफ शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज, दैट इज 6x, 1/3 ऑफ 6x। ओके, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, शोबो और शोबो की मदर की प्रेजेंट एज क्या है। ओके, इसमें x आपको फाइंड आउट करना है, तो कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x। इसको आप सिंप्लीफाई सीधा कट भी कर सकते थे, यहां 2x बन जाता। एनीवे, इसको मैं यहां ले आया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 6x, और इट कैन बी रिटन एज 6x को राइट हैंड साइड ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, और 15 को राइट हैंड साइड ले जाओ। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6x इज इक्वल टू 15 उधर जाकर -15 हो जाएगा, -15। तो 3x माइनस 6x ये हो गया -3x इज इक्वल टू -15। माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और जो x का कॉफिशिएंट है 3 वो 15 के नीचे आ जाएगा। तो x जो है वो हो जाएगा 15 अपॉन 3। 15 अपॉन 3 इज 5। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। तो अब मैं शोबो की और शोबो की मदर की एज फाइंड आउट कर सकता हूं। शोबो की जो एज होगी वो होगी 5 साल, 5 years, 5 years। एंड शोबो की मदर की एज कितनी है 6x। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 दैट इज 30 years।
तो शोभो की एज 5 years एंड शोभो के मदर की एज 6 गुना, मतलब 30 years. नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.4, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mohali village. कोई खाली रेक्टेंगुलर प्लॉट है, स्कूल के लिए उस जगह को खाली छोड़ा गया है इस मोहाली विलेज में. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4. अब लेंथ और ब्रेथ जो है वो 11:4 में गिवन है, रेशियो फॉर्म में गिवन है. तो लेंथ को मैं यहां पर लूंगा 11x एंड जो ब्रेथ है इसको हम लेंगे 4x, बिकॉज जो रेशियो गिवन थी लेंथ और ब्रेथ के लिए ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट दैट वाज 11:4. ओके. एट द रेट ऑफ ₹100 per meter, it will cost the village पंचायत ₹75,000 to fence the plot. अब प्लॉट के सराउंडिंग्स में चारों तरफ फेंसिंग करनी है, तारें लगानी है. ठीक है, ठीक. उसके लिए जो कॉस्ट बढ़ रही है ना विलेज पंचायत को, वो है 75,000 रुपीज. कितने के हिसाब से? ₹100 per meter. 1 मीटर के पीछे 100 रुपया लगता है. ठीक है. एंड जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 75,000 रुपए, 75,000 रुपीज. वो पूछ रहा है कि जो प्लॉट के डायमेंशंस है वो क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी ब्रेड्थ क्या है. अभी तो मुझे रेशो की फॉर्म में पता है, बट एक्चुअली है क्या मीटर में, वो मुझे फाइंड आउट करना है. ठीक है. रेक्टेंगुलर प्लॉट है. रेक्टेंगल के लिए जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और twice of length is for 11x and breadth is for 4x. तो ये हो जाएगा 2 into 15x, that is 30x. ओके. तो ये 30x जो है that is the perimeter. अब 100 रुपए पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? ये तो पेरीमीटर हो गया. ठीक है. ये पेरीमीटर हो गया 30x मीटर, ये हो गया 30x मीटर. ठीक है. तो कॉस्ट जो आनी चाहिए, जो कॉस्ट आनी चाहिए वो है 1 मीटर के लिए 100 रुपए. इतने मीटर के लिए कितना होगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 30x इंटू 100. 30x इंटू 100 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3000x. बट जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी है? 75,000. तो ये जो 3000x है, ये जो कॉस्ट है ये किसके बराबर होनी चाहिए? 75,000. तो जो कॉस्ट है दैट इज 75,000. तो यहां पर जो x आएगा दैट इज इक्वल टू 75,000 अपॉन 3000. ठीक है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा 25 के बराबर. ठीक है ना. 75,000 अपॉन 3000 इज फॉर द 25. तो x की वैल्यू आ गई. अगर x की वैल्यू आ गई तो अब मुझे लेंथ और ब्रेड्थ पता लग सकते हैं. तो जो लेंथ है दैट इज 25 इंटू 11. 25 इंटू 11 दैट इज फॉर 275 मीटर. दैट इज फॉर 275 मीटर. तो ये आ गई लेंथ. एंड जो ब्रेड्थ होगी, ब्रेड्थ कितनी है बेटा? 4x. तो ये हो जाएगा 25 इंटू 4 दैट इज 100 मीटर. तो ये आ गई ब्रेड्थ. अगर मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इन दोनों को ऐड कर दो 375 और इसका दुगना ले लो, वो क्या आ जाएगा? पेरीमीटर. ऐसे भी क्वेश्चन आपको मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 2.4. Hassan buys 2 kinds of cloth materials for school uniform. Hassan 2 तरह का कपड़ा खरीदता है, क्लोथ मटेरियल खरीदता है फॉर द स्कूल यूनिफॉर्म. शर्ट मटेरियल that cost him ₹50 per meter.
शर्ट के लिए कपड़ा खरीदता है विच कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, एंड ट्राउजर मटीरियल, ट्राउजर के लिए मटीरियल खरीदता है जो उसको पड़ती है ₹90 पर मीटर, दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर. ओके, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटीरियल he buys 3 meter of shirt material. So for every 2 meter of trouser material he buys 3 meter of shirt material. मतलब अगर वो 3 मीटर कपड़ा शर्ट के लिए खरीदता है तो ट्राउजर के लिए कितना खरीदना पड़ेगा? 2 मीटर. ठीक है, तो मान लो ट्राउजर के लिए उसने कपड़ा खरीदा 2x मीटर एंड शर्ट के लिए उसको कितना खरीदना पड़ेगा? 3x meter. So this one is for trouser and let this one is for shirt. Okay. Now he sells the material at 12% and 10% profit respectively. अब जो वो कपड़ा खरीदता है वो सेल कर देता है 12% एंड 10% प्रॉफिट पे रिस्पेक्टिवली. मतलब 12% प्रॉफिट उसको मिलेगा शर्ट मटेरियल पे एंड 10% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट जो है वो उसको मिल रहा है शर्ट मटेरियल पे एंड जो 10% प्रॉफिट है वो उसको मिलेगा ट्राउजर मटेरियल पे रिस्पेक्टिवली. ओके, हिज टोटल सेल इज ₹36,600. हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय? कितना ट्राउजर मटेरियल उसने खरीदा था? उसने एक्चुअली खरीदा है 2x मीटर. मतलब यहां पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब देखो अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है ना किसी भी चीज के लिए, तो सेलिंग प्राइस जो होगा दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट इन द परसेंटेज अपॉन 100. यहां से सेलिंग प्राइस आ जाएगा. ठीक है, अब मैं बात करता हूं सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट. चलो पहले शर्ट की बात करते हैं क्योंकि पहले शर्ट मटेरियल गिवन है, तो पहले हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल. ठीक है, तो शर्ट मटेरियल उसको कितने में पड़ी थी? ₹50 पर मीटर में. तो ₹50 पर मीटर में उसको कॉस्ट प्राइस पड़ी शर्ट के लिए प्लस 50 इंटू प्रॉफिट कितना हुआ पहले शर्ट मटेरियल के लिए, मतलब 12%, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 100. ठीक है, सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं सेलिंग प्राइस निकालने के लिए. तो ये हो गया मेरे पास 50 अपॉन 100, ये होगा 2, 12 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 6. तो ये आ जाएगा 56 रुपीज पर मीटर, 56 रुपीज पर मीटर. तो ये आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ द ट्राउजर, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल. तो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, अब ट्राउजर मटेरियल के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो है 90 रुपीज पर मीटर. तो 90 प्लस 90 इंटू प्रॉफिट कितना हुआ ट्राउजर के लिए? 10%. तो ये हो गया 10 अपॉन 100. इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन 10, 0 कैंसल आउट, ये आ गया 99 रुपीज, 99 रुपीज पर मीटर. ठीक है, तो दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द ट्राउजर इन रुपीज पर मीटर एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट इन रुपीज पर मीटर. ओके, नाउ अब जो टोटल सेलिंग प्राइस है, टोटल सेलिंग प्राइसेस देखो यहां पर 36,600 रुपीज. ओके, इसको रब कर देते हैं. ठीक है, अब जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो है 36,600 रुपीज. ठीक, अब ये सेलिंग प्राइस किसका है? सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ योर शर्ट. ठीक है, अब ट्राउजर के लिए जो सेलिंग प्राइस था वो था 99, दिस वाज रुपीज पर मीटर, एंड टोटल कपड़ा कितना है ट्राउजर के लिए? 2x. तो इसको 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल. अब शर्ट मटेरियल के लिए सेलिंग प्राइस कितना था? 56 रुपीज पर मीटर. तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3x मीटर से.
इज इक्वल टू 36600। ठीक है, अब इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा मेरे पास 366x इज इक्वल टू 36600। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? दिस इज 36600 अपॉन 366, मतलब ये आ गया 100 के बराबर। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 100 के बराबर। तो अभी वो पूछ रहा है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। उसने कितना बाय किया था? 2x मीटर, मतलब x की वैल्यू कितनी है? 100। तो कितना बाय किया? 2 इंटू 100, मतलब 200 मीटर। 200 मीटर। तो इतना उसने कपड़ा खरीदा फॉर द ट्राउजर। 200 मीटर इज द आंसर। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. Now this is the question number 8 of exercise 2.4. Half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of remaining are playing nearby. हिरणों का कोई झुंड है, वो ग्रेस कर रहा है किसी फील्ड में, किसी खेत में। अब जितने टोटल नंबर ऑफ डियर हैं उनका जो आधा अमाउंट है वो क्या कर रहा है? फील्ड में ग्रेस कर रहा है, एंड बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसका 3/4 नियर बाय एरिया में रोम कर रहा है, घूम रहा है। ओके, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। इसके अलावा बचे हुए 9 हिरन किसी पॉन्ड में, नजदीक कोई पॉन्ड है वहां से वाटर पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। गिनती आपको फाइंड आउट करनी है डियर्स की इन द हर्ड। हिरणों की गिनती पता करनी है। मान लो टोटल नंबर ऑफ डियर जो है हर्ड में वो है x। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो कह रहा है कि हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। x/2, half of total number is grazing in the field, okay, and 3/4 of the remaining are playing nearby. अब x/2 अगर ग्रेस कर रहे हैं तो कितने नियर बाय जो है वो रोम कर रहे हैं? दैट इज x माइनस x/2 का 3/4, that is given in the statement. 3/4 of the remaining are playing nearby. ठीक है, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका जो 3/4 है वो क्या कर रहे हैं? नियर बाय प्ले कर रहे हैं। ठीक है, खेल रहे हैं या रोम कर रहे हैं। बाकी बचा कितना? 9 जो कि वाटर पी रहे हैं फ्रॉम द पॉन्ड। यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। ओके, नाउ नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, x/2 ये क्या है? These are grazing, this is the number of deer which are grazing in the field, plus this is the amount of deer, this is the number of deer playing in the nearby area. तो इसको मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। ठीक है, ऐड करता जाऊंगा जितना भी गिवन है स्टेटमेंट में, तो टोटल नंबर ऑफ डियर मिल जाएंगे एंड में, विच इज इक्वल टू x. तो 3/4 ऑफ x माइनस x/2, और बचे कितने इसके बाद? 9, दैट इज 9 इज इक्वल टू, तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ डियर विच इज इक्वल टू x। ये x के बराबर है। अब तुम्हें यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो x/2 प्लस 3x/4 माइनस 3x/8 प्लस 9 इज इक्वल टू x। ठीक है, यहां पर एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा नीचे 8, नीचे आ जाएगा 8, तो सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा 4x प्लस 6x माइनस 3x प्लस 72 इज इक्वल टू x। ठीक, तो ये हो गया मेरे पास 4x
6x माइनस 3x हो जाएगा, 4x प्लस 3x 7x। तो ये हो जाएगा हमारे पास इधर 7x प्लस 72। अब ये जो 8 है ये x के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 8x। ठीक है, और 72 इज इक्वल टू 8x माइनस 7x। 7x को मैं राइट हैंड साइड ले आया, ठीक है, तो उसका साइन चेंज हो गया। तो 72 जो है वो किसके बराबर आ गया, x के बराबर, और यू कैन से जो x है वो आ गया 72 के बराबर। सो दिस इज द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, दैट इज 72. So now we will move on to question number 9. Now this is the question number 9 of exercise 2.4. इस क्वेश्चन में लिखा है a grandfather is 10 times older than his granddaughter. ग्रैंडफादर है, दादाजी हैं, वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 गुना ज्यादा उम्र के हैं। अगर ग्रैंड डॉटर की एज x ईयर्स है तो ग्रैंड फादर की एज जो होगी दैट इज 10x, दैट इज 10x। ग्रैंडफादर जो है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 गुना बड़े हैं। ठीक है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं। मतलब अगर मैं ग्रैंडफादर की एज में से ग्रैंड डॉटर की एज को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 54। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड डॉटर की मुझे प्रेजेंट एज निकालनी है, और वो कैसे आएगी, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द x, जो कि मैं इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकता हूं। सो 10x माइनस x दैट इज 9x इज इक्वल टू 54। x इज इक्वल टू 54 अपॉन 9, 54 अपॉन 9 दैट इज फॉर 6। तो यहां पर देखो x की वैल्यू आ गई 6। तो अगर मुझे x की वैल्यू पता लग जाएगी तो ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंडफादर की एज मुझे जो है वो पता लग सकती है। ठीक है, तो देखो यहां पर जो ग्रैंड डॉटर होगी, ग्रैंड डॉटर की जो एज होगी वो कितनी होनी चाहिए, x ईयर मतलब 6 ईयर, दैट इज 6 ईयर्स। एंड जो ग्रैंडफादर की एज है, ग्रैंडफादर की एज दैट इज 10x, x की वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 6 that is 60 years. So these are the ages of granddaughter and grandfather. Now we will move on to question number 10. Now this is the question number 10 of exercise 2.4. Aman's age is 3 times his son's age. अमन की जो एज है वो उसके बेटे से 3 गुना ज्यादा है। मान लो जो सन की एज है वो है x ईयर्स, तो अमन की एज कितनी होनी चाहिए, अमन की एज होनी चाहिए 3x ईयर्स, 3 गुना ज्यादा है ना, तो उसकी एज होगी 3x ईयर्स। 10 ईयर्स एगो ही वाज, मतलब अमन was 5 times his son's age। 10 साल पहले की बात कर रहा है वो। 10 साल पहले जो अमन की एज है वो अपने बेटे से 5 गुना ज्यादा है। तो 10 साल पहले की बात करते हैं तो क्या करेंगे, इनकी जो प्रेजेंट एज है उनमें से 10 माइनस कर देते हैं। तो 10 ईयर्स अर्लियर सन की एज क्या होगी, x माइनस 10। अमन की एज क्या होगी, 3x माइनस 10। बट ये जो 3x माइनस 10 है, मतलब जो अमन की एज है वो उसके बेटे की एज से 5 गुना ज्यादा है। मतलब इसका कर दो तुम 5 गुना एंड इट इज इक्वल टू अमन्स एज। ओके, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। दोनों की आपको प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर
x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। अब कांस्टेंट वाली टर्म्स एक साथ लिख लो और जो x वाली टर्म्स है वो एक साथ। तो ये हो गया 5x माइनस 3x, 50 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 10, माइनस 50 है तो राइट हैंड साइड जाके ये प्लस 50 बन जाएगा। सो 5x माइनस 3x, दिस वन इज फॉर 2x इज इक्वल टू 50 माइनस 10 दैट इज फॉर 40। तो यहां पर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 2 जो है वो 40 के नीचे आ जाएगा, तो x जो है दैट इज इक्वल टू 40/2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की वैल्यू आ गई 20। अब मुझे सन की एज और अमन की एज फाइंड आउट मैं कर सकता हूं बिकॉज मुझे x की वैल्यू पता लग चुकी है। तो जो सन की एज है, जो अमन का सन है उसकी एज जो है वो होगी 20 ईयर्स, 20 ईयर्स ये आ गई अमन सन्स एज। और जो अमन की एज है, अमन एज दैट इज इक्वल टू ये कितना है 3x, तो x की वैल्यू पुट कर दो 3 इंटू 20 ये हो जाएगा 60 ईयर्स। सो दिस इज द अमन्स एज। ठीक है, तो दोनों की हमने एज फाइंड आउट कर ली। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे।